So, hello everyone. I welcome you all to the Hindu paper analysis of 26th June. तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हिंदू पेपर से रिलेटेड है और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को कंप्लीट करेंगे विद इन 15 मिनट्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज 1 एंड पेज 12 से। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजिट की बात की गई है इजिप्ट में। ये 26 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इजिप्ट को विजिट किया है। कि बिल्कुल अर्ली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया में इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम पे भी जानते हैं, और चाइना में देखा गया था। अब जिसके कारण हड़प्पा सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड के भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इजिप्ट की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर हम इसकी लोकेशन को देखने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं इसकी लोकेशन ये है एक पार्ट अफ्रीका का, और ये कनेक्ट कर रहा है हमारे साउथ अफ्रीका को टू द रेस्ट ऑफ द एशिया एंड रशिया। तो अगर इंडिया के इजिप्ट के साथ अच्छे रिलेशन हुए तो इंडिया के लिए सी रूट काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेड यूरोप के साथ चलता है। तो अगर हमें यूरोप पहुंचना है तो यूरोप समथिंग अराउंड अपर पार्ट पे है, और ये रहा हमारा इंडिया। तो अगर इंडिया को यूरोप पहुंचना है तो हमारा एक वे हो सकता है कुछ इस तरह। तो इससे मैप से ही पता चल रहा है ये काफ़ी लंबा रूट हो सकता है। लेकिन अगर इजिप्ट के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं तो इंडिया को काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली रेड सी को पार करेंगे, सुइस कैनल को पार करके मेडिटेरेनियन सी, एंड फाइनली वो अरेबियन सी में पहुंच जाएगा। तो इसके कारण इजिप्ट और इंडिया के ट्रेड रिलेशन और इनफैक्ट सभी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जो कि हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। अब सबसे पहली बात इजिप्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब जो भी कंट्री न्यूज़ में है हमें उनकी बॉर्डरिंग नेबर्स और कुछ मेजर्स रिवर्स हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्री में देखे जाते हैं। तो इजिप्ट की कंट्री जो उससे बॉर्डर शेयर करती है वो है हमारे लीबिया, सूडान, सूडान भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और आखिर में इज़राइल। अब हम पढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ और देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आर्टिकल में बात की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट की, और बताया गया है कि किस तरह वो वहाँ के पीएम यानी कि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करते हैं, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एक टाइटल से नवाजित किया जो कि है ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑन द विजिटिंग ऑफ इंडियन लीडर मिस्टर मोदी। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें बताई गई है वो ये है कि उन्होंने पार्टनरशिप किया है ग्रीन एंड रिन्यूएबल कोलैबोरेशन में, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं, वो दोनों ही कंट्री क्लीन एनर्जी के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो पहले पेज में जो आर्टिकल दी गई थी उसमें बस इतना ही बताया गया था। अब सेकंड पेज में इसे ही एक्सटेंड किया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि दोनों कंट्री ने ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा भी फूड एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और भी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किए हैं। ये हम लोगों ने पहले ही देखा कि ऑर्डर ऑफ नाइल का टाइटल से नवाजा गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ये टाइटल पहले भी कई लोगों को मिल चुका है, जैसे कि नेल्सन मंडेला एंड सुहार्तो जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे इंडोनेशिया के। अब आखिर में इसके बाद एक और बात बताई गई कि हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ पे कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव यार्ड को भी विजिट किया, जहाँ पे हमारे 4300 सोल्डर मैटियर्स हुए थे। अब ये क्या था? ऐसा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान हुआ था कि हमारे काफ़ी सोल्डर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो कि ब्रिटिश के अंदर आते थे, ब्रिटिश इंडिया के तरफ से लड़ने के लिए गए थे और वहाँ शहीद हुए थे। और आखिर में उन्होंने एल हकीम मॉस्क को भी विजिट किया था। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही बताया गया था। अगर हम समरी की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ द नाइल की बात की, जो कि वहाँ की हाईएस्ट ऑनर ऑफ द इजिप्ट मानी जाती है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उससे नवाजा गया है। और आखिर में हम लोगों ने दो प्लेसेस की बात की जहाँ प्रधानमंत्री ने विजिट किया है। तो इस आर्टिकल में हमें इतना ही समझना था। बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 3 से,
और उसके एक्सटेंशन पेज नंबर 13 से। तो इस आर्टिकल में बेसिकली कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी के बारे में बात की गई है और उससे रिलेटेड इश्यूज जो कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आई है। अब इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल दी गई है, एक झारखंड से रिलेटेड और एक मेघालय से रिलेटेड। क्योंकि झारखंड में बताया गया है कि काफ़ी लोग रांची में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस यूसीसी से रिलेटेड। अब इनके अनुसार हमारे यूसीसी के कारण इनके ट्रेडिशन को काफ़ी खतरा है। सेकेंडली मेघालय में भी यही देखा गया है, वहाँ भी यूसीसी से रिलेटेड काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब यूसीसी में हमारे कुछ मैरिजेस, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और इससे रिलेटेड लॉस है। अब यहाँ की ट्राइबल्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ की एक ट्राइबल है खासिस। अब इस खासिस की खास बात क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में जनरली पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब इंडिया इज जनरली पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब पैट्रियार्कल का मतलब ये हुआ कि इंडिया एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जैसे कि हम देखते हैं अगर मैरिजेस में भी हमारे सरनेम फादर से हमें अडॉप्ट होते हैं, हम सरनेम अपने फादर से लेते हैं। बट इंडिया में अभी भी ऐसे कई ट्राइबल्स पॉपुलेशन हैं, कई तो नहीं है, कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि वो फीमेल डोमिनेंट है। उसका एक एग्जाम्पल है खासिस। जैसे कि इसमें बताया गया है कि खासिस ट्राइब में उनकी यंगर डॉटर ही प्रॉपर्टी की हकदार होती है। सेकेंडली ये भी बताया गया है कि जो सरनेम पास ऑन होते हैं वो भी मदर के साइड से आते हैं। इसके अलावा 2 और कम्युनिटी की बात की है, 2 और ट्राइब्स की बात की गई है, जैसे कि गैरो एंड जैंतिया, जो कि एक मैट्रियार्कल ट्राइब्स है। तो अगर कोई लॉ, इस तरह के यूसीसी लॉ अगर इन पर इम्पोज होते हैं तो ये कहा गया है कि इनसे इनके ट्रेडिशन को काफ़ी खतरा है। इसीलिए इस लॉ के अगेंस्ट ये काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया गया था। अब बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल रिलेटेड है साइंस से। बेसिकली इस आर्टिकल में क्लाइमेट चेंज की कंट्रोवर्सी को बताया गया है। रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया था जहां पे हम लोगों ने देखा कि यूपी में ऑलमोस्ट 100 लाइफ्स चली गई थी हीट वेव के कारण। उसकी एक रिपोर्ट भी इशू हुई थी जो CSI के द्वारा हुई थी, क्लाइमेटिक शिफ्ट इंडियन रिपोर्ट। अब इसमें बताया गया था कि हीट वेव के कारण काफ़ी डेथ्स हो रही है। तो इस आर्टिकल में उसे कंट्रोवर्सी की तरह लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भी हमें कोई फिनोमेना दिख, जैसे कि साइक्लोन फॉर्मेशन, हीट वेव, इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं क्लाइमेटिक चेंज से या फिर ग्लोबल वार्मिंग से। इसमें यह भी दावा किया गया है कि अगर CSI का रिपोर्ट है तो ये क्या प्रूफ है कि वो CSI का रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन है। जैसा कि इसमें बोला गया है कि इरिगेशन का भी एक इफेक्टिव रोल रहता है हीट वेव में, बट हमारे CSI की रिपोर्ट में कहीं भी इरिगेशन का जिक्र भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो बेसिकली अगर ऊपर से इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करें, इस आर्टिकल के राइटर का ये कहना है कि अगर हम सभी फिनोमेना के लिए हीट वेव को, ग्लोबल वार्मिंग को रिस्पॉन्सिबल करेंगे तो हमारा फोकस किसी मेन एजेंडा से हट जाएगा। जैसे कि अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी का मेन कंसर्न हो सकता है हीट ना हो सकता हो वहाँ के वार्निंग सिस्टम उतने इम्पोर्टेंट अच्छे से काम ना कर रहे हो। तो हमें वार्निंग सिस्टम के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि हमें वहाँ के क्लाइमेट को चेंज करना है। अब अगला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 3 से, जो कि है फ्लड से रिलेटेड। अब हमें पता है कि बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में फ्लड एक नॉर्मल फिनोमेना बनकर रह गया है। यहाँ की एक रिवर जैसे कि कोसी नदी को हम लोग सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ही मानसून स्टार्ट होते हैं फ्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लेते हुए कहा है कि अब हम एक तीर से 2 निशाने करेंगे, यानी कि हम एक साथ फ्लड को भी रोकेंगे और ड्राउट का भी इंतजाम कर देंगे। अब ऐसा करेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले बिहार में बहुत सारे रिवर्स एंटर करते हैं हमारे नेपाल के साइड से, जिसकी वजह से हमारे नॉर्दर्न साइड में फ्लडिंग काफ़ी देखी जाती है और सदर्न साइड में हमारे ड्राउट देखे जाते हैं। तो इसका एक उपाय ये बताया गया है कि अगर यूनियन मिनिस्टर नेपाल में किसी तरह के डैम का फॉर्मेशन स्टार्ट करे जिसकी वजह से हमारे वाटर को रेगुलेट किया जा सके, यानी कि जितने वाटर सप्लाई की ज़रूरत है हमें उतना ही दे सके और एडिशनल वाटर
हम सदर्न साइड सप्लाई कर सकें तो हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि डैम की वजह से हमारे वाटर कंट्रोल मतलब वाटर यहाँ लिमिटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लड रुक जाएगी और एक्सेस वाटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं सदर्न पार्ट, जिसकी वजह से ड्रॉट का भी खतरा यानी कि सूखा का भी खतरा नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक तीर से दो निशाने वाला काम किया है। सेकेंडली, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात की गई है जो कि है बेफिकर। बेफिकर एक बेसिकली एक ऐप है जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जो कि इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लड को देने का काम करती है। बेसिकली ये आपको इंफॉर्मेशन देगी फ्लड से दौरान। सेकेंडली, इसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट भी उस प्रॉब्लम को देखेगी। तो इस आर्टिकल में मेजर दो ही पॉइंट को हाईलाइट की गई थी। सबसे पहला, ड्रॉट और फ्लड को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, नेपाल में हम डैम का कंस्ट्रक्शन करके। और सेकेंडली, हमारा एक बेफिक्र ऐप बन चुका है जो कि फ्लड रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताएगा और इस पे हम अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट लुक आफ्टर करेगी। अब अगर हम अपने अगले आर्टिकल की बात करें तो वो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। अब इसमें बताया क्या क्या है, इसमें बेसिकली पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड न्यूज़ है। अब हो क्या रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है। तो ये पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या? बेसिकली चाइना ने एक रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। वो बेसिकली एक रोड बना रही है जो कि चाइना और पाकिस्तान को लिंक करती है और वो चाइना को अरेबियन सी का एक्सेस देती है। अब चाइना ये क्यों करेगा? बेसिकली वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है ताकि वो इसलिए एक्सपोर्ट कर सके। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो कॉरिडोर, ये जो रोड पास हो रही है, हाईवे पास हो रही है, ये जो पास हो रही है वो हो रही है हमारे पीओके से, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब इससे भी बड़ा मेजर कंसर्न ये है कि इंडियंस को वहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिलरीज देखे गए हैं, यानी कि काफ़ी सारे हथियार हमारे एलओसी के पास देखे गए हैं, जिसमें हमारे ट्रक माउंटेड हॉवित्जर गन भी देखे गए हैं, जो कि काफ़ी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया है और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका एलओसी के इतने पास होना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये है हमारी चाइना के द्वारा दी गई ट्रक माउंटेड हॉवित्जर गन। तो इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं कही गई थी। ये पाकिस्तान से रिलेटेड थी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है। हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को वहाँ SM-155 ट्रक माउंटेड हॉवित्जर गन देखी गई है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है। ये ट्रक माउंटेड गन जो कि काफ़ी इजीली मूव की जा सकती है, वो पाकिस्तान के द्वारा प्रोवाइड की गई है, चाइना के द्वारा प्रोवाइड की गई है पाकिस्तान को। तो इस आर्टिकल को यही एंड करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, जो कि हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 14 से। इस आर्टिकल में हमारे चंद्रयान 3 के लॉन्च के बारे में बताया गई है, जो कि बोला जा रहा है कि मिड जुलाई तक वो लॉन्च हो जाएगी। अब चंद्रयान 1 के बारे में हमें पता है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल मिशन रहा है। चंद्रयान 2 में थोड़ी सी माइनर सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण वो प्रॉपरली सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया हमारे लूनर ऑर्बिट पर। और फाइनली इसी को हम लोग रिफाइन करके सेम मिशन को दोबारा लॉन्च करने वाले हैं हमारे जुलाई में। अब साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें समझें तो सबसे पहले ये जो लॉन्च होने वाली है सैटेलाइट, उसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं LVM-3। अब ये LVM-3 का पुराना नाम GSLV Mark 3 भी था। अब इसमें होने क्या वाला है, बेसिकली इसके दो पार्ट है, लैंडर एंड रोवर। लैंडर का नाम दिया गया है विक्रम और हमारे रोवर का नाम दिया गया है प्रज्ञा। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं, एक है हमारे विक्रम, एक है हमारे प्रज्ञा। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही कि हमारे लूनर स्पेस में पहुंचेंगे तो सबसे पहले विक्रम सेफली लैंड करेंगे हमारे मून पर। उसके बाद प्रज्ञा हमारी एनालिसिस शुरू करने वाली है। तो बेसिकली इन दोनों का मेजर काम यही है। हमारे विक्रम वहाँ पे सॉफ्ट लैंड करेंगे, उसके बाद प्रज्ञा जो कि हमारे रोवर है वो करेगी एनालिसिस वहाँ के सरफेस का, एक्सरे के द्वारा, इंफ्रारेड के द्वारा एंड जो भी टेक्नोलॉजी वहाँ दी गई हो। तो इस आर्टिकल में मेनली यही पॉइंट कवर की गई थी। सबसे पहले इसके लॉन्च के बारे में बात की गई है, जो कि मिड जुलाई में हो सकती है। चंद्रयान 2 का ही एक सेकेंड वर्जन बोल सकते हैं, ये सेम काम करने वाली है जो चंद्रयान 2 से मिस हो गई थी।
और इसमें जो हम लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे LVM Mark 3। बेसिकली ये Mark 3 नहीं है, LVM 3 है। और इसके फर्दर नेम यानी कि पुराने नाम को हम लोग बोलते हैं GSLV Mark 3। हमारे PSLV जो कि काफ़ी लॉन्चेस में यूज़ हुई है, बट GSLV की लोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट लॉन्चेस होने वाली है। इसमें दो मेन टर्म है, लैंडर एंड रोवर। लैंडर यानी कि वो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग का काम करेंगे, रोवर यानी कि वहाँ के एनालिसिस को देखेंगे। तो इसके साथ हम लोगों ने आज की हिंदू एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है। सो इफ़ यू लाइक्ड आवर इनिशिएटिव, डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। We will try to keep posting Hindu analysis on the daily basis, and the time we are fixing for now will be 8 p.m. We will try to bring it down as soon as possible. So, till then, stay tuned with us, keep learning. We will see you all in the next video.